अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आयन। ओके, और ये आप लोगों का 4th लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में आपने एटम की हिस्ट्री को डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में आपने एविडेंस ऑफ एटम को डिस्कस किया था। थर्ड लेक्चर में आपने मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था। और अब 4th लेक्चर में हम लोग आयन को डिस्कस करेंगे। आयन को डिस्कस करते हुए हम सबसे पहले आयन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक नहीं होगा और ये आप लोगों के लिए समझना भी बहुत आसान होगा, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में भी आयन, केटायन और एनायन को डिस्कस किया हुआ है। अच्छे से किया हुआ है ना डिस्कस। वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता था और शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है, आयन बनते कैसे हैं। ठीक है, इसमें हम इसकी जनरेशन भी देखेंगे कि आयन की जनरेशन कैसे होती है। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि आयन होता क्या है। व्हाट इज एन आयन? आयन इज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एटम या एटमों का ऐसा मजमुआ जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, या आप कह लें जिस पर कोई चार्ज हो। कोई चार्ज में पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और नेगेटिव चार्ज भी। ओके, तो एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम या एटमों का ऐसा मजमुआ हैविंग चार्ज ऑन इट, जिस पर क्या हो, चार्ज हो। हैविंग चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एज आयन। एटम या एटमों का ऐसा मजमुआ जिस पर कोई चार्ज मौजूद हो। अब चार्ज कौन सा हो सकता है? चार्ज हो सकता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, आप हैविंग चार्ज भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एज आयन। एग्जाम्पल्स इसकी क्या हो सकती हैं? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सोडियम पॉजिटिव, तो ये सोडियम का आयन है। फिर इसी तरह Cl नेगेटिव आपने पढ़ा था जब 9th क्लास में आप लोगों ने आयन को डिस्कस किया था, तब भी आपने ये एग्जांपल्स पढ़ी थी। और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो बहुत ही मशहूर आयन्स हैं, जो कि हमने आयनिक बॉन्ड के केस में भी डिस्कस किए थे। ओके, Cl नेगेटिव, फिर इसी तरह F नेगेटिव, फिर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 3 पॉजिटिव। मोस्टली मैग्नीशियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होते हैं। और ये वाले आयन के बारे में आपने कहाँ पे डिस्कस किया था? 9th क्लास के चैप्टर नंबर 8 में हमने डिस्कस किया था। उसमें एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन ये होता है कि मैग्नीशियम की जो दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा क्यों होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, कि जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, और पहली मतलब जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स। अब इन एग्जाम्पल्स में मैंने पॉजिटिव चार्ज भी मेंशन किया है और नेगेटिव चार्ज भी। अब ये बनते कैसे हैं? अगर हम फॉर्मेशन को डिस्कस करें तो हम फॉर्मेशन में ये लिख सकते हैं, अगर हम कहें कि आयन जनरेट कैसे किए जाते हैं या आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो आयंस की फॉर्मेशन तब होती है जब कोई एटम, व्हेन आ न्यूट्रल एटम, जब एक न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल हम किसे बोलते हैं? जिस पर कोई चार्ज मौजूद ना हो। व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेस और gains electrons it forms an ion। ठीक है, जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करता है या उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स दाखिल होते हैं, तो फिर वो क्या जनरेट कर देता है? ये किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? तब आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो जब भी ऐसे आयन का टॉपिक आए, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आए, तो आपने उसको कंप्लीट बयान करना है। पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जांपल लिखनी है, फिर उसके बाद आपने फॉर्मेशन बतानी होती है कि आयन जो है वो कैसे बनते हैं। जब कोई एटम या एटमों का मजमुआ जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम क्या बोलेंगे? आयन। लेकिन अब अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स
खारिज करता है या उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स दाखिल होते हैं तो फिर वो एटम क्या बना देता है, आयन। ओके, अब आयन की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं केटायन और दूसरी को हम बोलते हैं एनायन। अब इन एग्जांपल्स में देखें, क्लोरीन के ऊपर मैंने कौन सा चार्ज लगाया है, नेगेटिव, जिसे हम बोलते हैं क्लोराइड आयन। क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, जिसे हम बोलते हैं फ्लोराइड आयन। मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव था, ये मैग्नीशियम आयन, और ये सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज था। अब मैंने कुछ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया है, कुछ पे नेगेटिव चार्ज लगाया है, तो वो आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उस आयन को हम बोलते हैं केटायन। ठीक है, या आप कह सकते हैं एन एटम or a group of atoms having positive charge on it is called as cation। इसी तरह एनायन फिर क्या होगा, an atom or a group of atoms having negative charge on it is called as an anion। ओके, या आप कह सकते हैं कि an ion having positive charge is called as cation, या आप कह सकते हैं an ion having negative charge and ion having negative charge on it is called as anion। ओके, आप आयन को भी कह सकते हैं कि ऐसा आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो कीटायन है और ऐसा आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो एनायन है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं an atom or a group of atoms having positive charge on it is called as cation and an atom or a group of atoms having negative charge on it is called as anion। ये तो हो गई डेफिनेशन। फिर एग्जांपल्स की बात करें तो केटायन की मैंने वहां पे क्या एग्जांपल्स लिखी हैं, ज्यादा कॉमन जो केटायंस हैं वो हैं सोडियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, फिर पोटाशियम पॉजिटिव। ठीक है, और इसी तरह एग्जांपल में आता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ओके, तो ये है केटायंस। और जो कॉमन एनायंस होते हैं वो होते हैं Cl नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, H2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। तो इस तरह से ये है एग्जांपल जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा एटम या एटम्स का मजमूआ जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम कहते हैं केटायन, और एटम्स या एटमों का ऐसा एटम या एटमों का ऐसा मजमूआ जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसे हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ओके, अब इसका मतलब है, अच्छा अब फॉर्मेशन अगर हम डिस्कस करें तो केटायन कैसे बनते हैं, मैंने फॉर्मेशन आयन की फॉर्मेशन क्या बताई है कि जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो वो आयन बनाता है। ठीक है, यानी लूज और गेन दो चीजें है ना। तो अब अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो फिर वो बनाता है केटायन। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब किसी एटम की वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाते हैं, तो तब केटायन बनता है। इसी तरह एनायन कब बनेगा, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं तो फिर क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास में सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी। ओके, इसी तरह आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में भी चैप्टर नंबर 5 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है। तो अब जो सोडियम होता है इसके वैलेंस शेल में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा, अब मैंने आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा ऑक्टेट और डुप्लेट रूल 9th क्लास में। तो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल क्यों होता है कि हर एटम जो है वो स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है, और स्टेबिलिटी वो कैसे गेन करता है, जो उसकी करीब तरीन एक नोबल गैस होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हासिल करके वो स्टेबल हो जाता है। अब जो सोडियम है इसकी जो सोडियम है Na, इसकी जो करीब तरीन नोबल गैस है वो है नियोन। ठीक है, और नियोन की कॉन्फ़िगरेशन, नियोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 होता है। तो अब सोडियम का कितना है, 11 है। ओके, जो पहला शेल होता है आपने कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा होगा कि शेल्स कौन से होते हैं, K, L, M और N। K में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में आते हैं 8, M में आते हैं 18 और N में आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम 11 है। 11 में से इसका मतलब इसमें कितने शेल्स हैं, 3 है। ओके, पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए हैं, तो इसके तीसरे में क्या आएंगे, अगर हम सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें KLM 2, 8 और 1, जबकि जो M है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए।
ओके, या फिर अगर आप कहें तो आप ये कह सकते हैं कि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मजीद 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे तीसरे में, तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मजीद 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं, और आपने 9th क्लास में वैलेंसी वाले टॉपिक में ये पढ़ा होगा कि ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हों वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, ठीक है, और जिनके वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। तो अब अगर हम सोडियम का वैलेंस शेल देखें तो इसका आखिरी शेल कौन सा है, M। तो M में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। अब 1 जो है वो 4 से लेस है ना, तो जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देगा, वो लूज कर देगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सोडियम 10 हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, जो केटाइंस होते हैं इनके ऊपर चार्ज कौन सा हो सकता है, +1 हो सकता है, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। और ये चार्ज किस पे बेस करता है, ये बेस करता है कि किसी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। अगर किसी एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उस पर +1 चार्ज आएगा, या आप कह लें कि हाँ +1 चार्ज आएगा। किसी ने 2 किए हैं तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव, 3 किए हैं तो 3 पॉजिटिव। आगे समझ। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें मैग्नीशियम को, इसको डिस्कस करें मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो इसमें अगर हम शेल्स में इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 8 और 2। अब इसका जो वैलेंस शेल है वो है M, और M में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और ये भी 4 से कम है, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, लूज कर देता है। इसका जो वैलेंस शेल है वो है M, और M में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और ये भी 4 से कम है, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, लूज कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर देता है, और मैग्नीशियम 10 और 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम की भी जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो है नियोन, तो नियोन की कॉन्फ़िगरेशन 10 है, एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसका भी जब 10 हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। आगे समझ। तो ये थी फॉर्मेशन, ये कैसे बनते हैं, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स के अखराज से केटाइंस बनते हैं, और इसी तरह अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए जाएं तो फिर क्या बनेगा, एनाइंस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर, 17। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखी जाए K, L और M, तो K में 2, L में 8 और M में कितने आ जाएंगे, 7। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स का हासिल करना क्या कहलाता है, ऑक्टेट रूल। तो अब इसके पास 7 हैं, तो मैंने क्या बताया था, जिनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पसंद करते हैं और लूज करके स्टेबल हो जाते हैं, और जिनके वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पसंद करते हैं और गेन करके वो स्टेबल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, गेन करेगा ना, तो ये क्या करेगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन के लूज होने से पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन्स के गेन करने से नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ। और यहाँ पे फिर इसके पास कॉन्फ़िगरेशन इसी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस तरह से जो एनाइन है वो वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन के लूज करने से बनते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं, और जो केटाइंस हैं वो वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने से बनते हैं, और ये जो केटाइंस होते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब अगर इनके प्रोसेस की बात की जाए तो जो केटाइन की फॉर्मेशन है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। केटाइन की फॉर्मेशन क्या है, एंडोथर्मिक। आप क्या लिखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ अ केटाइन इज एंडोथर्मिक, या आपसे पूछा भी जा सकता है कि व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ अ केटाइन इज एंडोथर्मिक और व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ अ एनाइन इज एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक क्यों होती है, हमने क्या करना होता है कि जो एक एटम है
एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है। अब हमें पता है कि अगर कोई एटम है तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इर्द गिर्द शेल्स होते हैं जिनमें क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। मैं वैलेंस शेल का सोडियम का 1 लिख देती हूँ। तो अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में क्या होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो अब जब हमने इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इन्हें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक हम ऐसे तो नहीं कर सकते हैं कि बस भी हमने इलेक्ट्रॉन खींचा तो ब्रेक हो गया। हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देके हमें इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमें बाहर से क्या देनी पड़ रही है, यहां से हम इसको क्या देंगे, एनर्जी देंगे। तो ये जो हम एनर्जी देंगे वो एब्जॉर्ब होगी और एब्जॉर्ब होने से क्या होगा, वो बॉन्ड टू अट्रैक्शन ब्रेक होगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो अब एनर्जी का जज्ब करना क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। आगे समझ। तो इस वजह से जो केटायन की फॉर्मेशन है वो क्या होती है, कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। तो जब हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, सिस्टम को एनर्जी जब दी जाती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। इसी तरह जो एनायन की फॉर्मेशन है वो होती है एक्सोथर्मिक। एनायन की फॉर्मेशन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स एटम्स ऐसे होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने को प्रेफर करते हैं और गेन करके फिर वो स्टेबल हो जाते हैं। और आपने स्टेबिलिटी का रूल पढ़ा होगा कि सिस्टम एट लोअर एनर्जी इज ऑलवेज स्टेबल, कि जो भी सिस्टम लो एनर्जी पे होगा वो क्या होता है, स्टेबल होता है। अब अगर हम क्लोरीन की ही बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसका क्लोरीन का एटम बनाए 1 2 और 3 तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब अगर हम इसको देखें तो अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें हम ऐड करें, 8वां इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उनमें फोर्स ऑफ रिपल्जन पाई जाएगी। कौन सी फोर्स पाई जाएगी, फोर्स ऑफ रिपल्जन। क्योंकि हमने फिजिक्स में रूल पढ़ा है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये सेम चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी नेगेटिव चार्ज है इधर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब रिपेल करते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाती है तो इस वजह से वो एनर्जी को लूज कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये हो सकती है कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब उसके पास 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एटम हैप्पी फील करेगा कि अब मैं स्टेबल होने जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए फिर वो क्या करेगा, एनर्जी को लूज कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो यूनी नेगेटिव आयन की जो फॉर्मेशन होती है फर्स्ट टाइम एनर्जी लूज होती है, बाद में फिर अगर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तीसरा ऐड करना है तो फिर हमें एनर्जी देनी पड़ती है ताकि हम अगले इलेक्ट्रॉन के लिए जगह बना सकें, ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्लोरीन का एटम क्या करेगा, हैप्पी फील करेगा कि अब मैं स्टेबल होने जा रहा हूँ। तो जब वो स्टेबल होगा तो जब भी कोई सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो वो एनर्जी लूज करता है, एनर्जी लो होती है तो फिर वो स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से फिर वो एनर्जी को लूज कर देगा, यहाँ से जो है वो एनर्जी क्या होगी, लूज हो जाएगी, ठीक है। तो जब एनर्जी का खराज होगा तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फिर हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर हम साइज की बात करें तो आप देखें जब एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो फिर उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स पर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जितना ज्यादा, फॉर एग्जांपल पहले सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन थी, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पे रह जाएगी, 10 पे। तो अब पहले जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन थी वो 11 पे डिवाइड हो रही थी, अब कितने पे होगी, 10 पे होगी। तो जब 10 पे होगी तो फिर वो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो जो एटम है वो श्रिंक होता जाएगा, ओके।
और इसी तरह जब एनायन है, अब ऐसे है उसका साइज, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, 8वां इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल क्लोरीन में ऐड कर रहे हैं, तो जब हम इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करेंगे तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उनमें क्या होगी, रिपल्जन की फोर्स होगी। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो जो शेल है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो जो एनायन का साइज होता है वो अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होता है और केटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से कम होता है। ओके, आगे ये समझ। इसी तरह कुछ एटम्स के ग्रुप्स भी हैं जिन पर चार्ज होता है, जैसे हम मोस्टली पढ़ते हैं CO3 2 नेगेटिव, पढ़ते हैं ना CO3 2 नेगेटिव। इसी तरह हमने पढ़ा है PO4 3 नेगेटिव। तो ये जो एटम्स के ग्रुप्स हैं जिन पर कोई चार्ज मौजूद होता है इसे हम कहते हैं रेडिकल। ओके, जो एटम्स के ग्रुप्स ऐसे हों जिन पर कोई चार्ज मौजूद होता है उन्हें हम बोलते हैं रेडिकल। ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज इज कॉल्ड एज रेडिकल। तो इसी तरह जब हम CO3 2 नेगेटिव है तो इसको हम स्टेबल करने के लिए क्या कर देते हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। PO4 3 नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए हम इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं और जिसका मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। आगे समझ। तो कुछ एटम्स भी होते हैं जिन पर चार्जेस मौजूद होते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं पॉजिटिव चार्ज वाले कम हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th में भी हमने ऐसे एटम्स के ग्रुप देखे हैं जिन पर कोई चार्ज मौजूद होता है, तो वो मोस्टली हम नेगेटिव चार्जेस देखते हैं, जैसे SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। तो अब इनके ऊपर जो है नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस वाले आयंस कम होते हैं और नेगेटिव चार्जेस वाले जो रेडिकल्स हैं वो ज्यादा होते हैं। ओके, तो ये था आपका आयन के मुतालिक, जिसमें हमने आयन को डिस्कस किया है। फिर हमने डेफिनेशन देखी, एग्जांपल्स देखी, फॉर्मेशन देखी आयन की। फिर हमने आयन की टाइप्स देखी हैं जो कि हैं केटायन और एनायन। फिर केटायन और एनायन की हमने डेफिनेशन देखी, एग्जांपल्स देखी, इनकी फॉर्मेशन देखी, प्रोसेस देखा कि केटायन की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है, एनायन की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। फिर हमने इनका साइज देखा कि केटायन का साइज छोटा हो जाता है इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से और एनायन का साइज इंक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से। तो ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी और अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।